वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रिमसन को मालूम पड़ चुका था कि वाइट भी रिमरू के साथ है। यही सब सोचने के बाद वो वहां से कैसे न कैसे करके निकल जाता है, जबकि दूसरी तरफ एंग्रासिया की प्रोटेक्टिंग बैरियर उन लोगों ने ब्रेक कर दी थी। इसी के साथ वहां पर ग्रीन फ्यूरी के लोग आते के साथ मिजेरी को समन कर देते हैं ताकि वो इन लोगों को जान से मार सके, और वो ऐसा कर पाते तभी वहां पर टेस्टरोस आते के साथ उसको समझाने लगती है। अगर वो ये बात नहीं समझती तो आगे जो कुछ भी होगा ये सब मिजेरी को सहना पड़ेगा। ये सुनते ही वो तुरंत वहां से 9 तो 11 हो गए थे, यहाँ तक कि जोहान अब पकड़ा जा चुका है, जिसके बाद टेस्टरोसा एंग्रासिया के बैरियर को पहले जैसा कर देती है। नेक्स्ट सीन में लियोन वहां पर आ गया था। अब लियोन को अपने सामने देखने के बाद ग्रामविले रिमरू को पूरी तरह से भड़का देता है, लेकिन रिमरू भी कम नहीं था। वो उसके साथ फाइट तो करता है पर वो उसके साथ बात भी कर रहा था, लेकिन फिर भी रिमरू को ऐसा लगने लगा था कि ग्रामविले जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। तभी यूकी उसका चेहरा देखने के बाद कह रहा था उसका एक जाना पहचाना चेहरा है। फिर वो ग्रामविले की बातों को याद करने लगा था, जहाँ पर उसने उसको बताया था मैं तुम्हें वह छिपा हुआ ट्रेजर सौंपूंगा जिसे लेडी लुमिनस ने छिपा कर रखा है, और ये वही सबसे पावरफुल वेपन है जिसने वेल्डोरा को सील किया था। यही सब सोचने के बाद वो कहता है कि वह किस तरह का मजाक कर रहा है, पर किसने सोचा होगा कि खुद डीमन लॉर्ड तुमको प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन तुम आर्क के अंदर क्यों सो रही थी। उसके ऐसा कहता ही उस लड़की ने अपना हाथ हिला दिया था, लेकिन इसकी कॉन्शियसनेस इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से ये अभी पूरी तरह से जिंदा नहीं हो सकती। तभी यहाँ सिनकट होकर उन दोनों की फाइट की तरफ आ गया था, जहाँ पर लियोन उस पर लगातार अटैक पे अटैक करे जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ रिमरू भी उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने मन में कहा कि वह मुझे और लियोन को क्यों लड़वाना चाहता है और उसका असली मकसद क्या है। तभी अचानक से उसको ल्यूमिनस की बात याद आती है, जहाँ पर उसने उसको बताया था मुझे उसके मकसद के बारे में कुछ अंदाजा है, यूकी कागुराजा का। मुझे ऐसा लगता है कि उस आदमी ने ग्रामविले के साथ कोई ना कोई डील की है। यही सब याद करने के बाद वो पीछे की तरफ हटते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे जोरदार फाइट का दिखावा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे असल में पता है ना कि मेरा मकसद क्या है। उसके इस डाउट को क्लियर करते हुए रफाल उसको बताती है कि कोई भी समस्या नहीं है, सब कुछ फ्यूचर में होने वाले अटैक के प्रिडिक्शन के अनुसार है। जो सब जानने के बाद रिमरू बोलता कि ऐसे में मैं बैटल का काम ऑटो बैटल मोड पर छोड़ दूंगा और पता लगाऊंगा कि ग्रामविले क्या कर रहा है। जो सब बताने के बाद वो सीधे जाकर उससे भिड़ चुका था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो दोनों काफी बुरी तरह से फाइट कर रहे थे। फाइट के तुरंत हिनाटा कमेंसिंग अप्रेजल का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो अमेज होते हुए अपने मन में कह रही थी ये क्या हो रहा है, यूजी पर काम क्यों नहीं कर रहा। साथ ही साथ ऐसे हालात में जो मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी के खिलाफ प्रोग्रेस दिला सकते थे, और यह एक ऐसी एबिलिटी है जिससे किसी एनिमी के स्किल या आर्ट्स को सिर्फ एक ही बार ही चुराया जा सकता है। पर जब मैंने ट्रायल ग्राउंड में उसका सामना किया था तो मैंने उसे सीधे चुराने के बजाय उसकी कॉपी बनाना एंश्योर किया था। उसके ऐसे परेशान चेहरे को देखने के बाद ग्रामविले मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम सोच रही होगी कि तुम मुझसे मेरी ही आर्ट क्यों नहीं छीन सकते, और तुम इतने हैरान क्यों हो। क्या तुमको सच में लगा कि मुझे तुम्हारे राज के बारे में नहीं पता चलेगा। तुम मेरी टेक्निक पहले भी एक बार चुरा चुकी हो, इसलिए यह मुझ पर दूसरी बार काम नहीं करेगी। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद हिनाटा चिढ़ते हुए कहती है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तभी अचानक से उसको कुछ याद आ जाता है। अब ये देखकर ग्रामविले का कहना है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है हिनाटा, तुम बहुत ज्यादा चालाक हो और मेरे सबऑर्डिनेट्स में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो। पुराने समय के होली नाइट्स को देखे तो बहुत ही कम लोग तुम्हारे लेवल तक पहुंच पाए हैं, लेकिन अपने ही लेवल के लोगों से लड़ने के लिए तुम अभी भी काफी अनएक्सपीरियंस हो। ये कहते ही उसने अपने अटैक उस पर रिलीज कर दिया था। अब ये देखकर हिनाटा उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसको चुप रहने को कहकर अपने मन में कहने लगे फिर मुझे अपना ट्रम्प कार्ड निकालना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो सब्जेक्ट ऑफ अप्रेजर का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहती है इसके साथ मैं अपने अपोनेंट के लेवल की परवाह किए बिना कोई भी स्किल चुरा सकती हूँ। फिर मैं ग्रामविले के हाथ को कमजोर कर दूंगी और एक ही झटके में ये सब खत्म कर दूंगी। इसी के साथ वो उस पर अटैक करने के लिए जाने लगे, लेकिन ग्रामविले उसे आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देता। अब ये देखकर वो पहले से भी ज्यादा परेशान होने के साथ अपने मन में कहने लगी ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं उसकी टेक्निक जरूर चुरा सकती हूँ, पर कहीं उसने इसलिए तो बैकअप नहीं बना रखे हैं कि उसे पता है कि मैं उसे चुरा लूंगी। दूसरी तरफ ग्रामविले उस पर लगातार अटैक करते हुए कहता है क्या हुआ हिनाटा, लगता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुमसे निपटने का कोई प्लान नहीं बनाया है। फिर वो सीधे जाकर उससे टकरा गया था, लेकिन हिनाटा को अब उसके साथ फाइट करने में तकलीफ हो रही थी। साथ ही वो हाँफते हुए अपने मन में कहने लगी क्या हो रहा है और मेरे स्टेमिना के साथ कुछ तो अजीब है, लेकिन फोर्स टेकओवर का असर इतना थकाने वाला तो नहीं होना चाहिए। उसकी इतनी बुरी हालत करने के बाद ग्रामविले उसको बताता है कि लगता है तुम कंफ्यूज हो, असल में यह काफी आसान है, मैं जानबूझकर तुमको अपनी लिमिट्स तक ढकेल रहा हूँ। और ये बात समझो जब मुकाबला बराबरी के अपोनेंट से हो
तो जो पहले दूसरे को थका देता है वही जीतता है, क्योंकि तब उनकी सोच समझने की एबिलिटी कमजोर पड़ जाती है और वे ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुम अभी खुद को एक्सपीरियंस कर रही हो। ये बात सुनकर हिनाटा अपने मन में कहती है, अच्छा तो ये बात है, जैसा मैंने सोचा था ये आदमी मुझसे ज्यादा चालाक है। भले ही मैं अपने यूज पर से उसकी स्किल और आर्ट्स को चुरा सकती हूँ, लेकिन मैं उससे वह मास्टरी नहीं छीन सकती जो उसने समय के साथ हासिल की है। कहते हैं ना, एक्सपीरियंस से स्किल लेवल में फर्क आता है। यही सब सोचने के बाद वो उसको बताती है, अब मैं समझ गई, लगता है कि अगर मुझे तुम्हें हराना है तो मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद उसने अपनी पूरी बॉडी पर एक पावरफुल आर्मर क्रिएट कर दिया था, यहाँ तक कि उसके हाथ में एक पावरफुल स्पिरिचुअल सोर्ड भी आ जाती है। अब उस कैसे ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद ग्राम विले भी हंसते हुए कहता है, बिल्कुल सही, अपना सब कुछ झोंक दो वरना मुझे पीछे छोड़कर बस एक ख्याली पलाव ही रह जाएगा। इसी के साथ वो दोनों आपस में टकरा चुके थे। तभी यहाँ सीन कट होकर ल्यूमिनस के ट्रेजर हाउस की तरफ आ जाता है, जहाँ पर लुइस वैलेंटाइन लाप्लास पर लगातार स्लैश पे स्लैश अटैक रिलीज करे जा रहा था। दूसरी तरफ लाप्लास उसके अटैक को डॉज करने के बाद कहता है कि छोड़ भी दो, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे रोए के बड़े भाई। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद लुइस उसको बताने लगता है, तुमको ऐसा लगता है, और हाँ मेरा नाम लुइस है, मैं रोए का जुड़वा जैसा ही हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे बड़ा भाई कहना बंद कर सकते हो। जो सब कहने के बाद उसने उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन लाप्लास उसके अटैक को डॉज करने के साथ कहता है, फिर से तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। पर अचानक से उस पर काफी सारे लेजर बीन से अटैक हो चुका था। अब ये देखकर लाप्लास कैसे न कैसे करके खुद को बचाते हुए कहता है, ये क्या बदतमीजी है। जिस बात का जवाब देते हुए लुइस उसको बताता है कि आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया, वह ब्लड रे का इस्तेमाल था। अब जब तुमने उसे देख लिया है तो शायद दूसरी बार वह काम ना करे। अब ये सुनकर लाप्लास अपने मन में कहा कि यह बहुत बुरा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वह क्या स्टंट करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वो उस पर फिर से अपनी ब्लड रे का इस्तेमाल करते हुए कहता है, तुम्हारे लिए बुरा हुआ, रोए और मैं जुड़वा नहीं है, असल में हम एक ही थे। और हाँ यही सच है, रोए की मौत के साथ मुझे अपनी असली पावर वापस मिल गई और मुझे लगता है कि मुझे ब्लडी लॉर्ड या ऐसा ही कुछ कहा जाता था। जब तक लेडी ल्यूमिनस ने मुझे नहीं हराया और अपना स्लेव नहीं बना लिया, मैं बहुत ज्यादा क्रूर हो गया था, जिसकी वजह से उन्हीं की पावर से मैं दो हिस्सों में बट गया था। फिर मुझे पॉप और रोए को डीमन लॉर्ड बनाया गया। इससे तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे सामने तुम्हारे जीतने का कोई मौका क्यों नहीं है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर लाप्लास एकदम सही सलामत होते हुए बाहर की तरफ आते के साथ कहता है, यार मुझे लगा कि मेरा काम तमाम हो गया। अब उसको जिंदा देखने के बाद लुइस के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ लाप्लास एक फॉग बम को फोड़ने के साथ कहता है, हम बच रहे हैं फुटमैन, अगर तुम यहाँ पर और रुकोगे तो मारे जाओगे। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद फुटमैन कहता है, भले ही ये परेशान करने वाला हो पर ऐसा ही होने की उम्मीद है। जो सब कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। अब उनको पतली गली पकड़ता देखेगा लुइस उनका पीछा करते हुए कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और गुंथुर मैं लेडी ल्यूमिनस को तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ। उसकी इस बात पर गुंथुर बताता कि मुझे समझ आ गया, वह बस ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर आए थे, अगर ऐसा है तो उनका मकसद होना चाहिए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर ल्यूमिनस मारिया के साथ फाइट करते हुए कह रही थी, मुझे यही लगा था, वह अब मारिया नहीं रही, फिर भी मुझे अब उसकी हल्की सी मौजूदगी फील हो रही है। ग्रान कमीने, तुमने सचमुच मारिया, अपनी प्यारी मारिया को एक सर्वेंट में बदल दिया और उसे मेरे पास भेज दिया। और इस फाइट में उसके पक्के इरादे का अंदाजा मुझे अब हो गया है, लेकिन वह बहुत कमजोर है। जिसके बाद उसने सीधे उस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से मारिया दीवारें तोड़ते हुए सामने की तरफ जा गिरी। दूसरी तरफ ल्यूमिनस उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद परेशान होते हुए अपने मन में कहती है, यकीनन ग्रान को यकीन होगा कि वह मुझे हरा नहीं सकती है ना, अगर ऐसा है तो उसका असली मकसद वो तो नहीं। जिसके बाद उसकी नजर सीधे पीछे की तरफ चली जाती है, जहाँ पर उसको देखने को मिलता है कि वो लड़की वहाँ पर नहीं है। इसी वजह से वो काफी ज्यादा घबरा गई थी। उसी वक्त वहाँ पर गुंथुर आते के साथ उसके सामने झुकते हुए कहता है, लेडी ल्यूमिनस घुसपैठिया भाग गया है, जिसकी वजह से लुइस उसका पीछा कर रहा है, इसलिए हमें तुरंत। तभी उसको सामने की तरफ देखने को मिलता है कि मारिया अजीब तरह से खड़ी होकर सीधे ल्यूमिनस पर अटैक कर देती है और उसकी इस अटैक की वजह से ल्यूमिनस हल्की से इंजर्ड हो चुकी थी। यहाँ तक ये बात गुंथुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसी वजह से वो उसके साथ भिड़ जाता है। दूसरी तरफ ल्यूमिनस खुद को संभालते हुए कहती है, वह उसे नहीं ले जा सकते, नहीं, भाड़ में जाओ ग्राम विले। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर मारिया उसके साथ फाइट करते करते सीधे ल्यूमिनस पर अटैक करने के लिए जाने लगी। जो देखकर ल्यूमिनस अपना हाथ उसके आर पार करते हुए उसको पकड़ने के साथ कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी दूर तक चले जाओगे ग्रान। और वो इसी के साथ अपना किलिंग इंटेंट रिलीज कर रही थी। साथ ही वो उसको गुस्से में बताती है, घुसपैठियों का हर हाल में पता लगाओ। ये सुनते ही वो तुरंत ही वहाँ से निकल गया था। उसके वहाँ से चले जाने के बाद ल्यूमिनस का कहना है, किसके गंदे हाथों ने यह किया, सिर्फ मेरे जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान ही उसे छीन सकता था और कोई ऐसा पर्सन जिस पर ग्राम विले अपना असली मकसद सौंपने का भरोसा कर सके। लेकिन अगर सही समय आने तक
तक उसकी हिफाजत नहीं की गई तो यह दुनिया बर्बाद हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इसके बाद यहाँ से कट होकर उन दोनों की फाइट की तरफ आ गया था, जहाँ पर उन दोनों को अंदाजा हो जाता है कि नीचे से कुछ तो जरूर आ रहा है। इसी वजह से वो तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए साइड की तरफ हट चुके थे। उनके ऐसा कहते ही उस जगह पर ल्यूमिनस का ऑरा पूरी तरह से छा गया था। अब इस नजारे को देखने के बाद वहाँ के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनका ये इम्पैक्ट पूरी की पूरी जगह पर हो रहा था, लेकिन उनका म्यूजिक नहीं रुकता। जबकि दूसरी तरफ क्लोई इस नजारे को देखने के बाद इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो रिमरू की फिक्र करते हुए सीधे उसकी तरफ जाने लगी, जो देखकर वैनम उसको रोकने की कोशिश करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर काफी सारे नाइट्स आ जाते हैं। अब ये देखकर वैनम परेशान होने के साथ सीधे उनसे भिड़ जाता है, यहाँ तक कि वो क्लोई को रुकने को कह रहा था, लेकिन क्लोई रुकती नहीं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो भागते भागते रिमरू के एरिया की तरफ आ चुकी थी, पर वो अपने सामने लियोन को देखने के बाद कहती है, बिग ब्रदर लियोन। उसके सामने की तरफ ल्यूमिनस अपना ऑरा को अनलीश करते हुए मारिया को अपनी गोद में सीधे ऊपर की तरफ ला रही थी। अब ल्यूमिनस को अपने सामने देखने के बाद रिमरू और हिनाटा दोनों ही हैरान हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ ल्यूमिनस गुस्सा करते हुए ग्राम विले से कह रही थी, ग्राम विले कमीने, मेरे ही मुखालफत करने की हिम्मत कैसे हुई। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद ग्राम विले उसको ग्रीट करने के साथ बताता है, लेडी ल्यूमिनस, मुझे आपसे इसके कम की उम्मीद नहीं थी, पर ऐसा लगता है कि मेरी सर्वेंट भी आपको रोक नहीं पाई। उसकी इस बात पर ल्यूमिनस बताती है, चाहे तुम किसी नकली चीज में कितनी भी जान क्यों न डाल दो, एक लाइफलेस पपेट कभी भी असली चीज का मुकाबला नहीं कर सकता, और ये बात तो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। जिस बात पर एग्री करते हुए ग्राम विले अपने स्वॉर्ड को गिराते हुए साथ ही अपने ग्लव्स को उतारने के साथ हाथ में बने मार्क को दिखाते हुए कहता है, क्योंकि मुझे करना है तो मैं जो कुछ भी करता हूँ वह इसी पल के लिए है। इसी के साथ उसने अपने हाथ में बने मार्क को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से मारिया ग्लो करने लगी थी। फिर वो सीधे ग्राम विले के अंदर जाकर समा जाती है, जिसकी वजह से ग्राम विले धीरे धीरे यंग होने लगा था। अब उसको जवान देखकर रिमरू और हिनाटा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पर ये बात ल्यूमिनस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसी वजह से वो उस पर गुस्सा करते हुए कह रही थी, मैं देख रही हूँ कि तुमने क्या किया है कमीने, तुम मेरी दी हुई सारा प्यार एनर्जी मारिया पर लुटा रहे थे। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद ग्राम विले भड़कने के साथ कहता है कि मारिया बेल की मौत के साथ ना सिर्फ इंसानियत की उम्मीद खत्म हो गई, बल्कि अपनी वो इच्छा भी चली गई जो अब गायब हो चुकी है। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उम्मीद नहीं कर सकता। अब ये सुनकर ल्यूमिनस उसको गालियां देने लगी थी, जबकि दूसरी तरफ हिनाटा काफी ज्यादा गुस्से में उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगी, जो देखकर ग्राम विले उसको बताने लगता है, हाँ हिनाटा, मुझे अभी भी तुम्हें कुछ गाइडेंस देनी है। फिर उसने एक स्लैश उस पर रिलीज कर दिया था। अब ये देखकर वो दोनों ल्यूमिनस यहाँ तक कि क्लोई भी उसकी फिक्र करने लगी थी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर हिनाटा उसके इस अटैक को देखने के बाद अमेज होते हुए कह रही थी, मेल्ड स्लैश इम्पॉसिबल, तुमने बिना किसी इनकांटेशन के स्पिरिट ट्रॉन्स में हेरफेर कर दिया। उसकी ऐसी एबिलिटीज को देखने के बाद रिमरू भी हैरान होने के साथ कहा कि यह मेरी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा भयानक है। दूसरी तरफ ग्राम विले हिनाटा को बता रहा था, ओ हिनाटा, मैंने हमेशा सोचा है कि तुम हीरो क्यों नहीं बन पाए, सिर्फ टैलेंट और कड़ी मेहनत ही काफी नहीं है, और जब तक सेक्रेड स्पिरिट का लव ना मिले तब तक कोई भी हीरो नहीं बन सकता। असल बात यह है कि सेक्रेड स्पिरिट तुमसे लव करती है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद हिनाटा कहती है कि बहुत अफसोस की बात है, पर मुझे पता है इसका बस यही मतलब है कि यह मेरे लिए नहीं है। उसकी इस बात पर ग्राम विले बताता है कि हिनाटा, तुम्हारे दिल में अंधेरा है ना? क्या तुमने अपने किसी करीबी को मारा है, किसी दोस्त को, भाई बहन को, या अपने मॉम डैड में से किसी को? अब ये सुनकर हिनाटा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इसी वजह से वो सीधे उस पर अटैक कर देती है, पर वो ग्राम विले के सामने एक पल भी नहीं टिक पाते, यहाँ तक कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी पूरी तरह से ब्रेक हो गया था। उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद रिमरू की आंखें फटी की फटी रह गई थी। साथ ही वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, वह तो बिल्कुल अलग ही लेवल पर है। जबकि ग्राम विले अपनी बात को वहीं से शुरू करते हुए कह रहा था, तुमने लाइट के सेक्रेट स्पिरिट को एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए उस पर काबू पाओ, और अंधेरा तुम्हारे मन का एक बनाया हुआ एक इल्यूशन है, इसलिए अपने बीते हुए कल को एक्सेप्ट करो और इस बात पर गर्व करो कि तुम अभी अपनी जिंदगी कैसे जीती हो, तब तुमको भी लाइट मिल जाएगी। पर हिनाटा उसको आगे कुछ भी कहने से मना कर रही थी, लेकिन ग्राम विले रुकता नहीं। कितने दुख की बात है हिनाटा, अगर मेरे पास और समय होता तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता था, और अगर तुम इसे समझ पा रही हो तो एक्सपीरियंस ही तुम्हारा सबसे अच्छा टीचर है। और हाँ, अगर तुम उन चीजों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती जिनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, तो इस दुनिया को बचाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तभी रफाल रिमरू को बताना शुरू करती है, फ्यूचर में अटैक के प्रोडक्शन के अनुसार उसका गोल क्लोई नाम की पर्सन है। इसी के साथ ग्राम विले ने सीधे क्लोई पर अटैक कर दिया था। अब ये देखकर रिमरू जोर से क्लोई का नाम लेता है, साथ ही लियोन भी इसके लिए परेशान हो गया था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वेनम ने उसको बचाने के लिए छलांग लगा दी थी, लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि क्लोई अब मरने वाली है, लेकिन वो अटैक उसको
लग पाता उससे पहले ही सामने की तरफ हिनाटा आ चुकी थी, पर वो अटैक हिनाटा को चीरते हुए वैनम को भी सीधे फाड़ देता है। जो देखकर लियोन भी घबराने के साथ उसको बचाने के लिए सामने की तरफ आ गया था, पर वो भी उसके अटैक को नहीं रोक पाता, जिसकी वजह से ग्रामविले का अटैक सीधे क्लोई की जान लेने के लिए आने ही वाला था, लेकिन बीच में रिमरू आ जाता है, जिसने वक्त रहते ही उस अटैक को खत्म कर दिया था। अब एक अटैक को रोकने में उन सभी ने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि ग्रामविले कितना ज्यादा पावरफुल विलन है, पर अभी तक उसने अपने ट्रू पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं किया है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पे ल्यूमिनस हिनाटा की ऐसी हालत को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी, जो देखकर क्लोई भी उसके करीब आना चाहती थी, लेकिन वहाँ के चट्टान ब्रेक होते ही वो नीचे की तरफ गिरने लगी। पर वैनम कैसे न कैसे करके क्लोई को आखिर में बचाने में कामयाब रहा। उसी वक्त वहाँ पर रिमरू आते के साथ उससे पूछने लगता है, क्लोई क्या तुम ठीक हो? जिस बात का जवाब देते हुए क्लोई उसको बताती है, बिग सिस हिनाटा का क्या? नहीं, वो तो बिग सिस हिनाटा, प्लीज मरना मत। फिर वो उसके पास जाने लगी, जो देखकर रिमरू उसको हीलिंग पोशन देने के साथ उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर रिमरू उससे पूछने लगता है कि हिनाटा, और वो आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही ल्यूमिनस उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, चुप हो जाओ, स्पिरिट ट्रोन्स का करप्शन काफी तेजी से फैल रहा है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रफाल रिमरू को बताती है कि नोटिस, स्पिरिट ट्रोन्स ने हिनाटा साकागुची की स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो यह उनके एस्ट्रल बॉडी तक फैल जाएगा। तभी हिनाटा पर ऊपर से लाइट पड़ती है, जिसकी वजह से उसको होश आ गया था। अब उसको होश में देखने के बाद ल्यूमिनस उसको बताती है कि ठीक है, बहुत बढ़िया हिनाटा, बस होश में रहना। जो सुनकर हिनाटा कुछ कहने की कोशिश करती है, पर वो आगे कुछ भी कह पाती उससे पहले ही उसके मुंह में से खून आने लगा। इसी वजह से ल्यूमिनस उसको बोलने से मना कर रही थी, लेकिन हिनाटा नहीं सुनती। वो सीधे क्लोई से कहती है, मुझे खुशी है कि तुम सेफ हो क्लोई, मैं यह तुम्हें दे रही हूँ, पर वह सब मैं नहीं कर पाई जो एक मास्टर को करना चाहिए था। मुझे पता है कि तुम मुझसे आगे निकल जाओगी और तुम ऐसा जरूर करोगी। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद क्लोई काफी ज्यादा इमोशनल होने के साथ उस चीज को छू लेती है, और उसके ऐसा कहते ही हिनाटा ग्लो करने लगी, यहाँ तक कि वहाँ पर कुछ अजीब सा होने लगा था। अब ये देखकर रिमरू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये क्या होने लगा। नीचे की तरफ क्लोई परेशान होने के साथ कहती है, अरे नहीं, ऐसा कैसे? ये तो मुझे इसके बारे में पता नहीं क्यों, पर ये काफी जल्दी हो रहा है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर हिनाटा की कॉन्शियसनेस उस ब्रेसलेट में चली जाती है, जिसकी वजह से क्लोई वहाँ से गायब हो चुकी थी, और उसके वहाँ से जाते ही रिमरू को काफी खौफनाक एहसास होने लगा था, और वो इसी एहसास को फील करते हुए कहता है, अभी ये क्या हुआ था? उसी वक्त वहाँ पर लियोन आते के साथ उससे पूछने लगता है, क्लोई का क्या हुआ और तुमने क्लोई के साथ क्या किया? अब इसके बारे में रिमरू को भी कुछ भी नहीं पता था। इसी वजह से रफाएल उसको बताती है कि यह एक अनयूजुअल सिचुएशन है, और क्लोई ओबर्ट के साथ क्या हुआ इस बारे में कोई ठोस नतीजा निकालने के लिए इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। जबकि दूसरी तरफ ल्यूमिनस रिजरेक्शन का इस्तेमाल करते हुए उसको जिंदा करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, पर वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। इसी वजह से वो परेशान होने के साथ कहती है, क्यों उसे गुजरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो फिर यह काम क्यों नहीं कर रहा? तभी रफाएल रिमरू को बताती है कि ऐसा लगता है कि हिनाटा साकागुची की स्पिरिट गायब हो चुकी है। पर ल्यूमिनस सब रोते हुए कह रही थी, मुझे माफ कर दो हिनाटा, मैं तुम्हारे ठीक बगल में थी, पर फिर भी मैं इसे रोक नहीं पाई। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर ग्रामविले इस नजारे को देखने के बाद कह रहा था, अपना शोक मनाना बंद करो, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, और मेरा आखिरी प्लान एकदम सही चल रहा है ल्यूमिनस। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद ल्यूमिनस गुस्सा करते हुए कह रही थी, तुम सच में बच नहीं पाओगे, मैं पक्का करूंगी कि तुम बच ना सको, और मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। जिसके बाद वो अपना ओरा रिलीज करने लगी थी, जो देखकर रफाएल उसको बताती है, कंफर्मेशन शर्तें पूरी हो गई हैं। लस्ट नाम की यूनिक स्किल अब अस्मोडियस नाम की अल्टीमेट स्किल में इवॉल्व हो गई है। जबकि ल्यूमिनस उस पर चिल्लाते हुए कह रही थी, भाड़ में जाओ सब, ऐसी बेकार सिचुएशन की मुझे कोई परवाह नहीं है जो असल जरूरत के समय किसी के काम ना आए। और तुमने कहा था ना कि तुम्हें आखिरी मुकाबला करना है, तो मैं तुम्हें परलोक भेज दूंगी ग्रामविले। लेकिन ग्रामविले तो मुस्कुरा रहा था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एक अजीब सी एनर्जी वहाँ पर आ चुकी थी, और उस एनर्जी में से काफी खतरनाक ओरा अनलीश हो रहा था, जिस चीज को बर्दाश्त करते हुए रिमरू मैजिक कोल का इस्तेमाल करने के साथ कहता है, क्या सब लोग ठीक है? पर ये कैसी एनर्जी है? जिस बात पर वैनम पूरी तरह से एग्री था, यहाँ तक शियोन और रांगा के भी उसी के जैसे हालात थे। अगले सीन में डियाब्लो वहाँ पर पहुंच चुका था, यहाँ तक कि वो हंसने के साथ रिमरू को बताता है, देरी के लिए मुझे माफ कर देना मास्टर रिमरू। उसकी आवाज को सुनते ही रिमरू उसको बताने लगता है, डियाब्लो अच्छा हुआ कि तुम समय पर आ गए, मैं सबको तुम्हारे देख रेख पर छोड़ रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से निकट होकर उसी जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर वही लड़की वहाँ पर आ चुकी थी, और उसके अंदर से डोमिनेट ओरा निकल रहा था। अब इस बंदी को अपने सामने देखने के बाद ल्यूमिनस का सारा गुस्सा धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि उसको अब पता चल चुका है कि आगे क्या होगा। अब उसके इस ओरा को फील करते हुए रिमरू को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा हो रहा है। तभी रफाएल उसको बताती है, सब्जेक्ट एक मटेरियल
बॉडी है। इसमें अब नॉर्मल रूप से हाई लेवल एनर्जी का पता चला है। इसकी मैक्सिमम लिमिट वेल्डोरा नाम पर्सन के बराबर की है। उसी वक्त हम वहाँ पर यूकी को देख पाते हैं। अब यूकी को अपने सामने देखने के बाद ल्यूमिनस का कहना है वो तुम ही थे, तो तुम ही वो इंसान थे जो मेरी आर्क में घुस आए थे। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद यूकी कहता है कि क्या तुम ल्यूमिनस हो? मैं यूकी कागुराजा का हूँ, तुमसे मिलकर मुझे सम्मान महसूस हो रहा है। ये बात सुनकर ल्यूमिनस गुस्सा करने के साथ कहती है चुप हो जाओ, और तुम आखिरकार क्या कर रहे हो? तुमने सैक्रेड स्पिरिट की पावर के सील को ब्रेक कर दिया है और क्रोनोवा को जगा दिया है। उसकी इस बात पर यूकी बताता है कि अच्छा तो उसका नाम क्रोनोवा है, पर यार जब मैंने पहली बार उसके बारे में सुना तो मैं हैरान रह गया, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि डीमन लॉर्ड ल्यूमिनस जिस सीक्रेट ट्रेजर को छिपा रही थी वे असल में वही हीरो है जिसने उस स्टॉर्म ड्रैगन को कैद किया था। यूकी की ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू काफी ज्यादा हैरान हो गया था और उसको यह भी नहीं पता था कि ये लड़की हीरो है। ये बात सुनकर ल्यूमिनस कहती है वह एक हीरो है, पर साथ ही नहीं भी अब वह क्रोनोवा है, एम्बॉडीमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। दूसरी तरफ ग्रानविले का कहना है शानदार काम किया यूकी, मैं कभी उस आर्क की सील को नहीं तोड़ पाता जिसमें सैक्रेड स्पिरिट की पावर सील थी, इसलिए मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़ा। जो सब जानने के बाद यूकी बोलता कि अरे बाप रे, लगता है मैं यह दिमागी खेल हार गया और पूरी तरह से मात खा गया। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद ग्रानविले कहता है कि अब जब वह अपने सील से आजाद हो चुकी है तो कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। तुम डेमन लॉर्ड्स और इवल लोगों के लिए यह जगह तुम्हारी अंत का गवाह बनेगी। इस क्रिटिकल सिचुएशन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है, तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।